हेरा फेरी 3, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया, फेक पेंटिंग्स का स्कैम। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। टॉम किटिंग ने फेमस आर्टिस्ट रेम्ब्रांट और सैमुअल पामर को मिलाकर 100 से भी ज्यादा डिफरेंट आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग की फेक कॉपीज बनाकर स्कैम किया था। किटिंग ने 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स की नकली बनाने का दावा किया था। किटिंग का जन्म लॉविशैम, लंदन में एक गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता एक हाउस पेंटर के रूप में काम करते थे और मुश्किल से ही घर का पेट भर पाते थे। 14 साल की उम्र में किटिंग को लंदन के सेंट डस्टिन कॉलेज से वापस लौटा दिया गया था क्योंकि उनके पिता मुश्किल से गुजारा करते थे। तो किटिंग ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। हाउस पेंटर के रूप में फैमिली बिजनेस के लिए काम करना शुरू करने से पहले उन्होंने एक डिलीवरी बॉय, लिफ्ट बॉय और एक बेल बॉय के रूप में काम किया। उसके बाद उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बॉयलर स्टॉकर के रूप में अनलिस्टेड किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किटिंग का लंदन यूनिवर्सिटी के गोल्डस्मिथ कॉलेज में आर्ट प्रोग्राम में एडमिशन हुआ। हालांकि वहां से भी उन्हें डिप्लोमा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने केवल 2 साल के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। किटिंग के कॉलेज क्लासेस में उनकी पेंटिंग टेक्निक की तारीफ की जाती थी, जबकि उनकी पेंटिंग्स में ओरिजिनलिटी की कमी मानी जाती थी। गोल्डस्मिथ कॉलेज में किटिंग के 2 सालों के दौरान उन्होंने आर्ट रिस्टोरर्स के लिए साइड जॉब्स में काम किया। उन्होंने लंदन के फैशनेबल डिस्ट्रिक्ट मे फेयर में हैम ब्रदर्स के लिए काम किया। इन जॉब्स से सीखे गए स्किल्स का यूज करते हुए उन्होंने पेंटिंग्स को रिस्टोर करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें गुजारा करने के लिए हाउस पेंटर के रूप में भी काम करना पड़ता था। किटिंग ने अपनी खुद की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाया, लेकिन आर्ट मार्केट में वो अपनी पहुंच नहीं बना सके। इसलिए खुद को अपने आइडल आर्टिस्ट की तरह अच्छा साबित करने के लिए किटिंग ने उनकी स्टाइल में पेंटिंग करना शुरू किया, खासकर सैमुअल पामर के स्टाइल में। किटिंग के करियर में पेंटिंग की फोर्जरी यानी फेक पेंटिंग्स की शुरुआत तब हुई जब रॉबर्ट्स की वर्कशॉप में किटिंग ने फ्रैंक मॉस बेनेट की बनाई गई एक पेंटिंग को क्रिटिसाइज किया था। रॉबर्ट किटिंग की क्रिटिसिज्म से ऑफेंड हो गया और किटिंग को बेनेट की पेंटिंग्स में से कोई एक को रिक्रिएट करने का चैलेंज दिया। सबसे पहले किटिंग ने बेनेट की पेंटिंग को बिल्कुल सेम कॉपी बनाई, लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो इससे भी बेटर बना सकते हैं। किटिंग को उस वक्त ऐसा फील हुआ जैसे कि वो बेनेट के बारे में इतना जान गया है कि वो खुद की पेंटिंग्स बनानी शुरू कर सकता था और उन्हें बेनेट की पेंटिंग्स के रूप में पेश कर सकता था। किटिंग ने अपने खुद की बेनेट की पेंटिंग्स जैसे पेंटिंग्स बनाई। उसे इस पर इतना गर्व था कि उसने उन पर अपने नाम के सिग्नेचर भी किए। जब रॉबर्ट्स ने पेंटिंग देखी तो उसने किटिंग से कंफर्म किए बिना सिग्नेचर को FM बेनेट में बदल दिया और इसे वेस्ट एंड गैलरी में भेज दिया। इस बात का पता किटिंग को बाद में पता चला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। किटिंग को गैलरी सिस्टम बहुत ही खराब और डोमिनेटेड लगता था क्योंकि अमेरिकन क्रिटिक्स और डीलर्स के साथ मिलकर अक्सर भोले भाले कलेक्टर्स और पुअर आर्टिस्ट दोनों की कीमत पर अपनी जेबें भरने के लिए चालाकी करते थे। किटिंग ने सिस्टम को डेस्टेबलाइज करने की उम्मीद में आर्ट एक्सपोर्ट को मूर्ख बनाने के लिए पेंटिंग्स कॉपी करके उन्हें फेमस आर्टिस्ट के नाम पर बेचकर अपनी जवाबी कार्रवाई की थी। किटिंग खुद को सोशलिस्ट मानते थे और अपने हर काम को रैशनलाइज करने के लिए उसी मेंटेलिटी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में टाइम बॉम्ब्स लगाए हैं और उन्होंने अपने फेलो आर्ट रिस्टोरर और कंजर्वेटर्स को खोजने के लिए पेंटिंग के ट्रू नेचर के क्लूज भी छोड़े। एग्जाम्पल के लिए वो पेंटिंग शुरू करने से पहले कैनवास पर व्हाइट से टेक्स्ट लिखते थे, ये जानते हुए कि एक्सरे के बाद से वो टेक्स्ट रिवील हो जाएंगे। जानबूझकर उन्होंने पेंटिंग्स में गलतियां की और 20th सेंचुरी के मटेरियल का इस्तेमाल किया, जबकि कोई भी पेंटिंग कॉपी करने वाला अपनी नकली पेंटिंग्स की पहचान होने से बचने के लिए पुराने मटेरियल का यूज करते थे जिस वक्त वो असली पेंटिंग थी। ब्रिटिश आर्ट रिस्टोरर और फोर्जर किटिंग ने डिक्लेयर किया कि उनकी नकल फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बजाय उनकी सोशल पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड थी। उन्होंने अपनी किताब द फेक प्रोग्रेस में लिखा कि ये बात मेरे लिए शेमफुल है कि इतने आर्टिस्ट गरीबी में मारे जाते हैं। उन आर्टिस्ट की सारी जिंदगी बेईमान डीलर्स के हाथों एक्सप्लॉयटेशन में निकल गई और फिर जैसे कि उनकी मेमोरी को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए वही डीलर मौत के बाद उनका शोषण करते रहे। उनकी नजर में ये फेक पेंटिंग्स का स्कैम फेक गैलरी सिस्टम पर हमला था जिसका गोल एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाना और इंडस्ट्री को तोड़ना था। किटिंग का बड़े बड़े फेमस आर्टिस्ट के नाम पर नकली पेंटिंग्स को बेचने का काम बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन 1970 में ऑक्शनियर्स ने देखा कि बिक्री के लिए सैमुअल पामर की 13 वाटर कलर पेंटिंग्स मौजूद थी और सारी पेंटिंग्स एक ही थीम शोरहैम के कैंट गांव को प्रेजेंट कर रही थी। गेराल्डिन नॉर्मन द टाइम्स ऑफ लंदन के सेल्स रूम कॉरेस्पोंडेंट ने 13 पामर वाटर कलर की जांच की और उन्हें एक स्पेशलिस्ट जेफरी ग्रिग्सन के पास साइंटिफिकली टेस्ट करने के लिए भेजा। डीपली इंस्पेक्शन के बाद नॉर्मन ने 1976 की गर्मियों के दिनों में एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें लिखा
कि ये पामर पेंटिंग फेक है। आर्टिकल रिलीज होने पर नॉर्मन को कई जगहों से टिप्स भी मिली थी इस स्कैम के पीछे कौन हो सकता है, लेकिन लास्ट में सच का पर्दाफाश हुआ जब जेन कैली के भाई ने नॉर्मन के साथ मुलाकात की और उसे किटिंग के बारे में सब कुछ बताया। जेन कैली किटिंग की इस फोर्जरी स्कैम में पार्टनर थी, जो नकली पेंटिंग्स को हाई प्राइस पर बेचने में किटिंग की मदद किया करती थी। इसके तुरंत बाद नॉर्मन उस घर में चली गई जिसका एड्रेस कैली के भाई ने उसे बताया था और तब जाकर किटिंग और नॉर्मन की मुलाकात हुई। किटिंग ने नॉर्मन का स्वागत किया और उसे अपनी जिंदगी के बारे में एक रिस्टोरर और आर्टिस्ट के रूप में बताया। उसके अलावा किटिंग ने नॉर्मन को आर्ट गैलरी सिस्टम से नफरत और आर्टिस्ट के साथ हुई नाइंसाफी पर अपने थॉट्स बताए। उन्होंने एक वर्किंग क्लास सोसाइटी के रूप में आर्ट एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में भी बताया। नॉर्मन और किटिंग की मीटिंग के एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय होने के बाद और पहले आर्टिकल पब्लिश होने से 1 महीने बाद नॉर्मन ने एक और आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसने किटिंग के जीवन के बारे में और उसके खिलाफ फोर्जरी एलिगेशंस के बारे में लिखा। और उस आर्टिकल के रिस्पॉन्स में किटिंग ने लिखा, मैं इन आरोपों से इनकार नहीं करता हूं, मैं ओपनली कबूल करता हूं कि ये फेक पेंटिंग्स मेरी ही हैं। इसके साथ साथ किटिंग ने यह भी डिक्लेयर किया कि इन सब में मनी का मोटिवेशन नहीं था। हालांकि नॉर्मन ही वो लेडी थी जिसने उन्हें बेनकाब किया था, लेकिन किटिंग को नॉर्मन से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि इसके बजाय किटिंग ने नॉर्मन की तारीफ करते हुए कहा कि नॉर्मन पूरे वक्त किटिंग की बातों को ध्यान से सुन रही थी, वो सिंपैथेटिक थी और किटिंग की पॉलिटिक्स की रेस्पेक्ट भी कर रही थी और साथ में नॉर्मन किटिंग के आर्टिस्ट के रूप में अप्रिशिएट भी कर रही थी। जब एक आर्टिकल में ऑक्शनियर सस्पिशियंस पर डिस्कशन चला तो किटिंग ने कबूल किया कि वो फेक पेंटिंग्स भी उनकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके 2000 से ज्यादा फेक पेंटिंग्स अभी भी सर्कुलेशन में थी। किटिंग ने बताया कि उसने जो फेक पेंटिंग्स बनाई थी वो उन आर्ट ट्रेडर्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट डिक्लेयर करने के लिए बनाई थी जो आर्टिस्ट की मेहनत का फायदा उठाकर खुद अमीर बन जाते हैं। 1970 में एक पब्लिश आर्टिकल में किटिंग ने क्राइम का खुलासा करने के बाद किटिंग ने अपनी सारी क्राइम्स कबूल किए और 1979 में अपनी फॉर्मर लवर और पार्टनर जेन कैली के साथ अरेस्ट किया। हालांकि कैली को दोषी ठहराने के बाद जेल में जाना पड़ा, लेकिन एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में सीरियसली इंजर्ड होने के बाद किटिंग सजा से बच निकला। किटिंग के खिलाफ लगाए गए आरोप ड्रॉप किए गए थे क्योंकि उनके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटीज कम लग रही थी। हालांकि बाद में उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था और वो 1984 तक जिंदा रहे थे। किटिंग की पेंटिंग्स अभी भी हजारों पाउंड में प्राइस पर बिकती हैं और 2005 में एक रिपोर्ट से पता चला है कि किटिंग की नकली पेंटिंग्स की भी फेक कॉपीज बन रही हैं और बाजार में 5000 यूरो से 10,000 यूरो के बीच की कीमत पर बेची जा रही हैं। एक आर्टिस्ट जिसने गैलरी सिस्टम और ग्रीडी डीलर्स को सबक सिखाने के लिए इस स्कैम की शुरुआत की और यही एक ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिन्होंने अपनी ही फ्रोजरी या फेक पेंटिंग्स के स्कैम का खुलासा करने के लिए पेंटिंग्स में क्लू भी छोड़े। तो हो सकता है कि एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग और स्मार्ट कैरेक्टर हमें हेरा फेरी 3 में एक कॉमेडी के तड़के के साथ देखने को मिल जाए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।